तिवारी आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने हिस्ट्री में वायसराय को पढ़ रहे थे। वायसराय में हमारा अगला वायसराय जो है लिटन के बाद अब लॉर्ड रिपन आएगा। वास्तव में जब ब्रिटेन की सरकार चेंज हुई, ब्रिटेन की सरकार चेंज होते ही नए वायसराय के साथ रिपन को भारत भेजा जाता है। ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन आप सभी को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर अवश्य ही पता होगा। अब हम वायसराय को देख रहे हैं और इनमें से 1880 से 1884 के बीच में रहे लॉर्ड रिपन को अब हमें समझना है। ब्रिटेन में कहा जाता है जब सरकार बदली, यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जैसे ही गई, यानी डिज़रायली जैसे ही पीएम पद से हटा, वैसे ही लिबरल पार्टी के ग्लैडस्टोन को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। यानी सरकार अब लिबरल पार्टी के हाथों में थी। लिबरल पार्टी के पीएम ग्लैडस्टोन, नाम याद रखिएगा, भारत के लिए इसने कुछ अच्छे कार्य किए हैं। इसने रिपन को वायसराय नियुक्त किया, रिपन को वायसराय बनाया। जैसे जैसे ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, वैसे वैसे भारत के लिए नीतियां भी बदल रही थीं। इसके पहले आए लॉर्ड लिटन ने भारत के लिए एक साम्राज्यवादी नहीं कट्टर रुख अपनाया। इसके बाद रिपन आया जो ग्लैडस्टोन का एक तरह से कह सकते हैं द्वारा भेजा गया था। ये भारत के लिए बहुत अच्छे कार्य करता है। जितना लिटन ने भारत को दबाने के प्रयास किए, उतने ही रिपन ने भारत को आगे बढ़ने और स्वतंत्र करने के प्रयास किए। इसी क्रम में सबसे पहले उसने 1881 में नियमित जनगणना कराई। नियमित जनगणना कराई। इसके पहले लॉर्ड मेयो को आपने पढ़ा था, जिसने कहा जाता है एक पहली बार प्रायोगिक आधार पर जनगणना कराई। तो दो शासकों को याद रखेंगे, मेयो ने क्या कराया था, प्रायोगिक आधार पर जनगणना, और लॉर्ड जो रिपन है उसने पहली बार भारत में नियमित जनगणना कराई। इसके साथ साथ ही लॉर्ड रिपन ने 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया। तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया। इस प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटन लेकर के आता है। उसने देसी भाषा के जितने भी समाचार पत्र थे, चाहे वो बांग्ला में हो या किसी अन्य भाषा में, उन सब पर एक सेंसरशिप लागू कर दी थी, एक टैक्स लागू कर दिया कि अगर कोई भी, कह सकते हैं अगर कोई भी समाचार पत्र राष्ट्र की बातें उठाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा। ऐसा एक प्रावधान कर दिया गया। कहा गया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता था जो देसी समाचार पत्र हैं कि ये ब्रिटेन के जितने भी वायसराय हैं या ब्रिटेन की सरकार है उनका ये विरोध करते हैं और भारत में विद्रोहों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए उन जितने भी समाचार पत्र थे उनको बैन कर दिया गया था। आपको एक न्यूज़पेपर का नाम भी बताया गया था, पेपर में उसको पूछा भी गया है, अमृत बाजार पत्रिका, जो बताई गई थी कि शिशिर चंद्र घोष की थी, उसको बांग्ला से अंग्रेजी में रातों रात ट्रांसफर कराया गया। तो इसी क्रम को 1878 में जो लागू किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको लॉर्ड रिपन वापस ले लेता है। इसके समय, लॉर्ड रिपन के समय ही पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया। इसमें बाल सुधार से जुड़े हुए कुछ कानून बनाए गए। पूछा जाए पहला फैक्ट्री एक्ट किससे जुड़ा हुआ था, तो बच्चों से जुड़ा हुआ था। पहला फैक्ट्री एक्ट किससे संबंधित था, तो बच्चों से। अभी इसके हम प्रावधानों को समझेंगे।
लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया, कहा जाता है इसके पूर्व जो लिबरल पार्टी का जो ग्लैडस्टोन था वो एक तरह से रिपन का बहुत अच्छा मित्र भी कहा जाता था। तो उसने सुझाव दिया कि रिपन ने कि भारत में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें कुछ सुधार करने चाहिए, यहाँ पर जो मजदूर हैं बहुत छोटी उम्र से काम करने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। इसी क्रम में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया। इसमें बाल श्रम यानी बच्चों के द्वारा जो श्रम किया जाता था उस पर रोक लगा दी गई। कैसे? कहा गया 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं यानी बच्चों के लिए ये एक्ट लाया गया था और इसमें प्रावधान क्या किया गया? बाल श्रम को रोक दिया गया। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पहले कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर सकता था, किसी देसी या फिर अंग्रेजी फैक्ट्री में, लेकिन यहाँ पर बाल श्रम पर जब प्रतिबंध लगा तो कानूनों को कुछ इस तरह से मोल्ड कर दिया गया कि जो 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चे थे, 7 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री में प्रतिबंधित यानी काम के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। इसके बाद जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, दूसरा इसका प्रावधान क्या था? पहला ये था। दूसरा क्या था कि जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं यानी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे हैं, 12 वर्ष तक के बच्चों के काम के घंटे निर्धारित कर दिए। काम के घंटे निर्धारित, ये दिन में 9 घंटे रखे गए थे और इसमें 1.5 घंटे का लंच भी शामिल था। तो इस तरह करके एक कानून बना दिया गया। यही पहला फैक्ट्री एक्ट था जो बाल श्रम पर रोक के लिए लाया गया था, बाल श्रम पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था। ये कई बार पेपर में पूछा गया। इसके प्रावधान 2 किए गए कि अब 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री के लिए प्रतिबंधित हो गए। दूसरा किया गया कि 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों को काम के घंटे अब निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया। इस फैक्ट्री एक्ट के तहत जो देसी मशीनें थी, देखिए अंग्रेजों का यहाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। जब उन्होंने 7 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री में जाने से प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया, तो उनके रोजगार के लिए या इनकी शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने कोई प्रावधान नहीं किया। अंग्रेज चाहते थे कि जो ये बच्चे हैं ये बेरोजगार एक तरह से भारत में बने रहें। अभी तक छोटा मोटा अपना एक तरह से काम भी कर लेते थे, तो इनको ये एक तरह से अब कहीं के नहीं बचे, ना ही शिक्षा इनको मिल सकती थी और ना ही ये कोई काम कर सकते थे। तो अपने आप में एक बड़ा भारत में रोजगार का संकट आगे चलकर आने वाला था। यहाँ पे इनके काम के घंटे निर्धारित किए गए। साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान भारत की फैक्ट्रियों के लिए और कर दिया गया, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट था, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे। प्रावधान ये किया गया कि जो भारत की देसी मशीनरी हैं यानी भारत की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें बाड़ा लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इसी फैक्ट्री एक्ट के तहत मशीनों में बाड़ा लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बस यही एक कारण था बाड़ा लगाने वाला कि भारतीय जितनी कंपनियां थीं वो लगभग सब बंद होने की कगार पे आ गईं। मशीनों में बाड़ा लगाने का मतलब था कि जैसे आजकल की मशीनें होती हैं, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, उनमें रिस्क बहुत कम होता है। कर्मचारी काम किया करते हैं, उनके एक तरह से शारीरिक हानि नहीं होती। पहले की मशीनें खुली हुआ करती थी, ओपन हुआ करती थी, तो उनके ब्लेड्स या फिर कोई और पार्ट्स अक्सर कर्मचारियों के लग जाते थे। तो अब अंग्रेजों ने कह दिया कि जितनी भी मशीनें उनमें बाड़ा लगाओ। अंग्रेज अपनी अत्याधुनिक मशीनें ला करके भारत में एक तरह से इन्वेस्ट करना चाहते थे, भारत में लगवाना चाहते थे। इसलिए भारत की जो एक तरह से पुरानी मशीनें थी उनको एकदम से ठप्प कर दिया गया। यानी भारत का जितना फैक्ट्री सिस्टम स्वरोजगार उत्पन्न करता था वो बंद हो गया। तो अब अंग्रेजी सिस्टम ने भारतीय मशीनों को पीछे कर दिया। तो यहाँ पर मशीनों में बाड़ा लगवाने की एक व्यवस्था की गई। इन दोनों कारणों,
पहला क्या था, बच्चे जो बेरोजगार हुए या उनको शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा, मशीनों में जो बाड़ा लगाने का एक तरह से प्रावधान किया गया। इन दोनों से ही राष्ट्रवादी बड़े आहत हुए और प्रश्न पूछा गया कि पहले फैक्ट्री एक्ट का किसने विरोध किया है। तो आम जनमानस ने विरोध नहीं किया, फिर इसके बाद ना ही कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया, इस तरह से किसी ने विरोध नहीं किया। ऑप्शन में आपके सामने लिखा मिलेगा राष्ट्रवादी। तो पहले फैक्ट्री एक्ट का विरोध करने वाले कौन थे, तो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया है, राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया है। ऑप्शन में राष्ट्रवादी मिलेंगे, उन्हें आप टिक करेंगे। ठीक, तो इस तरह करके पहला फैक्ट्री एक्ट था जो भारत में 1881 में लागू किया गया। इसके साथ साथ ही इसी के शासनकाल में कहा ही जाता है कि लॉर्ड रिपन ने कई नए कार्यों को एक तरह से जन्म दिया। ये सब एकदम नए ही कार्य थे। इसके साथ साथ ही इसने ड्यूटी ऑफ एज नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ड्यूटी ऑफ एज, ये लॉर्ड रिपन की ही बुक है। रिपन की अगर बुक पूछे कोई तो ड्यूटी ऑफ एज नाम की इसने एक पुस्तक लिखी। इसमें इसने भारत के जो विवरण रहे उनको बताया और फिर बताया क्यों भारत से हम त्यागपत्र दे करके आए हैं। तो ये सब इसमें इसी ने बताए हैं। इसके साथ साथ ही इसी समय कहा जाता है कि 1882 में वित्तीय विकेंद्रीकरण जो था वो पूरा कर लिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए मैंने आपको 3 नाम बताए थे। इसी के समय वित्तीय विकेंद्रीकरण पूरा कर लिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण को जरा समझ लीजिएगा। वित्तीय विकेंद्रीकरण के 3 हिस्से हुआ करते थे। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस पर कुछ काम लिटन ने भी किए थे। पहला, केंद्रीय स्तर पर जो वित्त होता था यानी धन होता था, उसका जो बंटवारा करने का काम था वो मेयो के शासनकाल में ही हो गया था। यानी केंद्रीय स्तर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया मेयो के समय पूरी कर ली गई थी। इसके बाद कहा जाता है जब लिटन का शासनकाल आया तो इसके समय प्रांतीय स्तर पर यानी प्रांतों के स्तर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण को पूरा कर लिया गया और ये पूरा किया गया लॉर्ड लिटन के समय। ध्यान रखना, ऐसे ही याद कर लेना। फिर इसके बाद जब स्थानीय स्तर की बात आती है तो स्थानीय स्तर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण को पूरा किया लॉर्ड रिपन ने। यानी स्थानीय स्तर पर, अभी आप समझेंगे क्यों ऐसा कहा गया। तो इन तीनों के नाम वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए याद रखना। ये थे वित्तीय विकेंद्रीकरण, यानी धन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। वित्त का यानी धन का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी केंद्रीकरण नहीं रखा गया, सब में बांट दिया गया। पहले केंद्र में, फिर प्रांत में, फिर स्थानीय स्तर पर। ये रिपन के शासनकाल में पूरा कर लिया गया क्योंकि आखिरी स्तर स्थानीय होता है। तो यहाँ पर वित्तीय विकेंद्रीकरण को भी पूरा किया गया। कहा जाता है कि 1882 में ही एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया जिसने शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा को जोड़ दिया। इसके पहले वुड डिस्पैच एक्ट आया था, आपको बताया गया था। उसने क्या किया था, उसने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इस बार हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस हंटर कमेटी ने बताया कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी जो हंटर आपको वो कमेटी है वो बताएगी कि प्राथमिक शिक्षा को भारत में कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। जरा समझना, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी इसी के समय 1882 में गठित की गई। इस कमेटी ने बताया कि भारत में शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर कुछ निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी प्राथमिक शिक्षा को निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी तक सरकारी शिक्षा जो थी वो सरकारी स्कूलों या फिर किसी अन्य संस्थानों से मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, हंटर कमेटी ने बताया। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षा को निजी क्षेत्र के
सहयोग से प्रोत्साहित करना। ये काम प्राथमिक शिक्षा जो थी उसको निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रोत्साहित करना, यही हंटर कमेटी की एक मांग थी। इस कमेटी ने बताया कि जो जितने भी प्राथमिक शिक्षा है, यानी जो बेसिक कल्चर है, हमारी जो बेसिक शिक्षा है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी शिक्षा जो है वो निजी क्षेत्र के सहयोग से क्यों ना हम पूरी कर लें। अभी तक मदरसे या फिर गुरुकुल में ऐसी शिक्षाएं दी जाती थीं जो काम अब प्राथमिक शिक्षा को निजी क्षेत्र करेगा। इस कमेटी की सिफारिश को मान्यता दी गई और कहा गया, प्रश्न ये पूछा गया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ये प्रश्न याद रखिएगा। इसी हंटर कमेटी की सिफारिश पर ही 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन किया गया। इसके पहले जब वुड डिस्पैच एक्ट आया था, तो जरा यहीं समझ लीजिएगा, 3 विश्वविद्यालय पहले से ही गठित हो चुके थे। ये वुड डिस्पैच एक्ट आपको बताया गया था। पहला कॉलेज आपको बताया गया था कि बॉम्बे में गठित हुआ है, दूसरा इधर कलकत्ता में, यानी तीनों बड़ी प्रेसिडेंसियों में ही, और तीसरा इधर मद्रास में। ये 1854 की घटना है, वुड डिस्पैच एक्ट वाली। और उसके बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी ये देश का चौथा विश्वविद्यालय था। देश का चौथा विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इस तरह करके अगर प्रश्न पूछा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो हंटर कमेटी की सिफारिश पर 1887 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। कैसे? इसने स्थानीय स्तर पर देखिए धन का बंटवारा किया। पहला तो ये काम इसका वित्तीय विकेंद्रीकरण के समय आया, लेकिन इसने 1882 में, गौर से समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न तो यही सीधे पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता तो ये रिपन को ही कहा जाता है। प्रश्न तो सीधे यही पूछा गया। अब स्थानीय स्वशासन क्या था जरा समझिएगा। लॉर्ड रिपन ने तय किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और नगर जो पालिकाएं हैं उनका गठन किया जाएगा। प्रश्न पूछा जाए कि इनका गठन किसने किया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगर पालिका का गठन किसने किया, तो आज भी आप भारत में सुनते होंगे हर जिले में लगभग एक नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका का जो गठन हुआ वो इसी समय स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं और नगर पालिकाएं हैं इनका एक तरह से चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ साथ ही इसमें गैर सरकारी लोग को चुना जाएगा। ध्यान रखेंगे ये 1882 की घटना है। फिर इसके बाद कहा गया कि इन क्षेत्रों में गैर सरकारी लोगों का बहुमत होगा। गैर सरकारी लोगों का बहुमत होगा। ये जो गैर सरकारी लोग होंगे इन्हीं के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। यानी अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष भी गैर सरकारी होगा, यानी कोई अंग्रेज नहीं होगा। अध्यक्ष भी भारतीयों में से ही कोई होगा।
तो अध्यक्ष भारतीयों में से होगा। लॉर्ड रिपन का ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि भारतीयों के मन में इस समय दो प्रश्न चल रहे हैं, क्योंकि मध्य वर्ग का उदय हो चुका था, राष्ट्रीय आंदोलन भी इस समय शुरू हो चुके थे, यानी राष्ट्र की भावना को उजागर करने वाले, संपूर्ण राष्ट्र की बात करने वाले बहुत सारे प्रावधान थे जो इस समय चल रहे थे। जैसे समाचार पत्रों, प्रेस का विकास हुआ तो कई सारे समाचार पत्र सामने आ गए, उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की बात की, और भारत में राजा राम मोहन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने समाचार पत्रों, चाहे वो बंगदूत हो, चाहे वो संवाद कौमुदी हो, इनमें राष्ट्र की पूरी बात की, यानी पूरे राष्ट्र पर जो एक तरह से समस्याएं हैं उन पर बात की। तो इसलिए वो राष्ट्रवादी एक तरह से समाचार पत्र कहे गए। और उनके बारे में कहा जाता है कि 1829 में बेंटिक के समय उन्हीं के प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से ही पहली बार सती प्रथा को बंद किया गया। तो ये था राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्र। तो कहा गया कि अब ये जो लोग होंगे ये गैर सरकारी लोग होंगे, इसके साथ साथ ही अध्यक्ष भी जो होगा वो किसी भारतीयों में से एक को चुना जाएगा। इस समय भारतीयों की कुछ मनोकांक्षाएं बढ़ रही थी। जैसे रिपन को पता था कि इस समय भारतीय चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ शासन में और प्रशासन में हिस्सेदारी मिले। तो पहला कार्य क्या हुआ कि इससे रिपन के द्वारा भारतीयों की जो महत्वाकांक्षा थी शासन में भाग लेने की, वो पूरी हो गई। तो यहां पर इसके कुछ सकारात्मक तत्व लिखना। स्थानीय सुशासन के सकारात्मक पहलू क्या थे? सकारात्मक, इसके सकारात्मक पहलुओं में बहुत से हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समझ लीजिएगा। जैसे पहला ये था, भारतीयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी वो पूरी हो गई। राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी हद तक जो थी वो पूरी हो गई। दूसरा क्या था? इससे लॉर्ड रिपन को अब स्थानीय स्तर पर दायित्वों से मुक्ति मिल गई, यानी स्थानीय दायित्वों से अब वायसराय को मुक्ति भी मिल गई। स्थानीय दायित्वों से मुक्ति मिल गई। क्या थे स्थानीय दायित्व? जैसे मान लीजिए नगर निगम को बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं, आज के समय भी नगर पालिका को बहुत सारे कार्य। जैसे इनको कार्य क्या दिए गए थे, यानी जो स्थानीय सुशासन से जुड़े लोग थे इनको कार्य क्या थे? इनको कार्य जो दिए गए, स्थानीय सुशासन से जुड़े जो लोग थे इनके कार्य क्या थे? जैसे स्वास्थ्य, इससे जुड़े इनको कार्य दिए गए, सफाई, इनसे जुड़े हुए इनको कुछ कार्य दिए गए कि अब तुम्हें इन सब चीजों को देखना है, और इन सब कामों से वह स्थानीय जो दायित्व से उनसे मुक्ति मिल गई कि अब जो जिम्मेदारी होगी ये इस अध्यक्ष की होगी। अगर इसने सफाई नहीं कराई तो इसकी जिम्मेदारी, अगर इसने स्वास्थ्य की चीजों को ध्यान नहीं रखा तो ये इसकी जिम्मेदारी। तो इस तरह करके एक तरह से दो फायदे रिपन को हुए। पहला क्या था कि भारतीय जो विरोध कर रहे थे कि उनको राजनीतिक में कोई पद नहीं दिया जाता अंग्रेजों द्वारा, वो भी पूरा हो गया, और स्थानीय दायित्व जो थे उनसे भी लॉर्ड रिपन जो है वो मुक्ति पा लेता है। फिर इसके बाद इसी समय कहा जाता है एक नया, बहुत कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया कानून ही कह सकते हैं, जो इल्बर्ट बिल था वो प्रस्तुत किया गया। जरा समझना इल्बर्ट बिल क्या था। इस पर बहुत प्रश्न बने हैं, पूछा गया इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों से संबंधित है। जरा समझना, यानी ये संबंधित किससे है? तो न्यायपालिका से संबंधित है। पूछा जाए ये इल्बर्ट था कौन? तो इल्बर्ट रिपन का विधि सदस्य था। जो रिपन की परिषद थी उसमें ये विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, और ये बताया गया था भारत में पहला अगर कोई पूछा जाए
कि पहला विधि सदस्य कौन था या कानून मंत्री पहला कौन था, तो आपको पता है कि मैकाले को बनाया गया था। ये पद जो विधि सदस्य वाला है ये चौथे नंबर पर परिषद में शामिल किया गया। 1833 में अस्थायी रूप से चार्टर जो हमारा आया था चार्टर एक्ट, और 1853 के चार्टर एक्ट में इसे स्थायी पद के रूप में दी गई मान्यता थी। तो जो इल्बर्ट था ये इस इरविन रिपन का एक तरह से विधि सदस्य था। इसने मांग की कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, इस इल्बर्ट ने मांग की कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं उनको ब्रिटिश न्यायाधीशों से कम अधिकार प्राप्त हैं। यानी इसने भारतीय, ये तो भारतीयों के पक्ष में बात कर रहा है, भारतीय न्यायाधीशों को समान अधिकार देने की बात की। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस विधि सदस्य का सपोर्ट करने में रिपन सबसे आगे था। रिपन ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय न्यायाधीशों को भी समान अधिकार देने चाहिए। तो इस चीज को लेकर इल्बर्ट बिल को लागू कर दिया गया। यानी इल्बर्ट बिल जैसे ही भारत में लागू हुआ, अब पूरे ब्रिटेन में इस बात की खलबली मच गई कि अब भारतीय न्यायाधीशों को अगर समान अधिकार, यानी ब्रिटेन के न्यायाधीशों के समान अधिकार मिल गए, तो अब वो भी भारतीयों को, मान लो ब्रिटेन के न्यायाधीश ने सजा दे दी लेकिन भारतीय न्यायाधीश ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो इस तरह करके ये तो ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक तरह से कानून था जिससे भारतीयों को दंडित किया जाता था। तो यह वास्तव में इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों को समान अधिकार देना। परंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया। अंग्रेजों ने इसका जब विरोध किया, सबसे पहले तो यहाँ की ब्रिटेन की जो क्राउन थी विक्टोरिया ने, विरोध करने वालों में इसका अंग्रेजों ने विरोध किया। यानी जितने भी ब्रिटिशर्स थे अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, और विरोध में विक्टोरिया का नाम भी आया। विक्टोरिया ने इसे मूर्खतापूर्ण कदम बताया। मूर्खतापूर्ण कदम बताया। तो ये वास्तव में लॉर्ड रिपन के समय जो एक्ट आया था इल्बर्ट बिल, इसको मूर्खतापूर्ण कदम किसने बताया है? तो विक्टोरिया ने इसे बताया। आखिर में चल करके कहा जाता है कि एक समिति बनाई गई ब्रिटेन में, 12 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। इस समिति ने तय किया कि भारतीय न्यायाधीशों को और ब्रिटेन के न्यायाधीशों को किस तरह से अधिकार दिए जाएंगे। तो ये समिति थोड़ा महत्वपूर्ण है, जरा समझ लीजिएगा। इस इल्बर्ट बिल से संबंधित बिल से संबंधित 12 सदस्यीय एक ज्यूरी बनाई गई। इसमें तय किया गया कि जो भारतीय न्यायाधीश होगा, जो न्यायाधीश होगा वो इन 12 सदस्यों की समिति में 7 सदस्य जो होंगे ये अंग्रेज चुन करके भेजेंगे। यानी ये 7 सदस्य जो चुने जाएंगे ये अंग्रेज चुन करके भेजेंगे। बल्कि यहां पर जो 5 सदस्य होंगे ये सदस्य स्वयं रिपन या फिर वायसराय चुन करके भेजेगा। यानी ये 5 सदस्य रिपन द्वारा चुने जाएंगे। तो इस तरह करके इस एक ज्यूरी को गठित किया गया। अब समस्या यहां पर यह थी कि इन 5 में से भी कुछ ऐसे थे जो इन अंग्रेजों के पिछलग्गू हो जाते थे। ये 7 तो श्योर था क्योंकि अंग्रेज थे, तो ये हमेशा इनका विरोध करेंगे। अगर मान लीजिए किसी बिल पर सहमत बन भी गई, यानी इस भारतीय न्यायाधीश ने सहमत दे दी कि ये बिल ठीक है, पास होना चाहिए, या फिर न्यायाधीश ने किसी मामले में दंडित कर दिया किसी को, कहा कि ये दंड बिल्कुल उसको मिलना चाहिए या क्षमा कर दिया, तो इन 7 अंग्रेजों की सहमति बहुत जरूरी होती थी। इन 7 में से इनका सब ये 7 अक्सर विरोध ही किया करते थे, और इनमें से भी जो 5 थे ये भी इनका 1-2 साथ दे देते थे। यानी भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार बहुत संकुचित कर दिए गए, सीमित कर दिए गए। यानी ये ज्यूरी गठित की गई थी, ये भारतीय न्यायाधीशों के पूर्णतया विरोध में गठित की गई थी। तो इस तरह करके अंततः
कहा जाता है कि इन 7 सदस्यों में से जो फैसला लिया जाता था वो बहुमत से लिया जाता था, यानी 12 सदस्यों में बहुमत के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और 7 तो अंग्रेजी होते थे यहाँ पर, यानी इनमें ये 5 मान लो साथ भी दे देंगे तो यहाँ से 2 और चाहिए होते थे। तो इस तरह करके समस्या बनी ही रही और आखिर में भारतीय न्यायाधीशों के जो अधिकार थे वो बहुत तो कहा जाता है इसके बाद रिपन ने अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां, ये वायसराय है, जरा समझिए यहाँ पर अब रिपन जो है वो वायसराय है और विरोध किसका करेगा, जो इससे बैठे ऊपर के लोग हैं, चाहे वो ब्रिटेन का क्राउन हो यानी चाहे वो विक्टोरिया हो, उनका ही स्वयं के अपने लोगों का ही विरोध करना शुरू करता है। कहता है कि ये क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो था वो वास्तव में मानवता के हित में था, यानी निर्णय देना ही है तो भारतीयों की मर्जी के हिसाब से, यानी न्याय उचित दीजिए, ऐसा थोड़े नहीं कि तानाशाही के रूप में आप 7 लोग जो कहेंगे वही सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर समस्या बन गई और इस रिपन ने अंग्रेजों की हर नीति का विरोध करना शुरू किया। इसके समय ही कहा जाता है मेसोपोटामिया में एक सैन्य अभियान भेजा गया था। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए सैन्य अभियान को भेजा था, तो मेसोपोटामिया का सैन्य अभियान भी इसी रिपन के समय हुआ। मेसोपोटामिया के सैन्य अभियान का विरोध किया रिपन ने। ये विरोध इसलिए किया क्योंकि अब ये तार्किक बातें करने लगा, अंग्रेजों की जो पोल थी वो खोलने लगा। इसने कहा कि जो मेसोपोटामिया का अभियान है ये भारतीयों के किस काम का, ये तो वास्तव में भेजा आपने हैं, आपके क्षेत्र का अभियान है, ये आप समझिए आपकी रणनीति का हिस्सा है। इसका खर्च जो है वो भारतीयों के कोष से नहीं दिया जाएगा, तो इसका जो खर्च था वो भारतीयों के कोष से लिया जाना था, यानी भारत से। खर्च भारतीयों से लेना चाहते थी विक्टोरिया और मंत्रिपरिषद, जिसका इस रिपन ने विरोध कर दिया और इसी मेसोपोटामिया के विरोध के कारण आखिर में लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा। शुरुआत इल्बर्ट बिल से हुई थी और इसके बाद फिर कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन इस मेसोपोटामिया के अभियान का जब विरोध किया तो उसे यहाँ पर फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। तो रिपन को आखिर में अपने शासनकाल के अंत में त्यागपत्र ही देना पड़ा। जरा समझिएगा, रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब इसने त्यागपत्र दिया, इसके बारे में कुछ चीजें कही जाती हैं। इसे जेंटिल पूछा जाता है प्रश्न कि किसे जेंटिल कहा जाता है या वर्चुअल, इन 2 नामों से रिपन को ही जाना जाता है। रिपन को कहा गया है, ये रिपन को ही भारत का उद्धारक भी कहा गया है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। भारत का उद्धारक ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा तथा इस रिपन के काल को अंग्रेजों के स्वर्ण काल से तुलना की, यानी रिपन को ब्रिटिश शासनकाल का यानी भारत का स्वर्णयुग इसके काल को कहा है। भारत का स्वर्णयुग कहा है इसके शासनकाल को, जरा समझना ये रिपन का काल था। इसके बाद में कहा जाता है अर्नल्ड वाइड के अनुसार उसने भारत के खो जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये याद रखिएगा, एक अर्नल्ड वाइड नाम के इतिहासकार हैं, इनका नाम आप अक्सर सुनेंगे, अर्नल्ड वाइड। इनके अनुसार इसने भारत के खो जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत के खो जाने का मार्ग
प्रशस्त कर दिया। ये अर्नाल्ड वाइड की विचारधारा थी। तो ये था लॉर्ड रिपन का एक शासनकाल, जिसमें उसने अपनी जितनी भी कार्य किए उनके दूरगामी परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत उदार शासकों में इसको गिना जाता है। तो इस तरह करके लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आपने समझ लिया। हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसके बाद आएंगे लॉर्ड डफरिन। इनका शासनकाल भी बहुत अच्छा माना जाता है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो यही है कि इन्हीं के समय कांग्रेस का गठन हुआ था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इनके समय की सबसे प्रमुख घटनाओं में कई सारी घटनाएं इनके समय हुई। सबसे प्रमुख घटना कांग्रेस का गठन था। प्रश्न कई बार पूछा गया, कांग्रेस का गठन किस वायसराय के समय हुआ? कांग्रेस का गठन हुआ। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का जब गठन किया गया तो वो तिथि पूछी जाती है। तो 1885 में वो कहा जाता है 28 दिसंबर का दिन था जब इस कांग्रेस का गठन किया गया था। ये कांग्रेस जो आज की है उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। 1885 और डेट थी 28 दिसंबर। इंदिरा जी के समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। जो वर्तमान कांग्रेस है वो इंदिरा जी की कांग्रेस है, ठीक। इसके पहले की जो कांग्रेस थी वो जवाहरलाल नेहरू और ये वाली पुरानी कांग्रेस थी। इसके समय ही 3 काश्तकारी कानून पारित किए गए। काश्तकारी कानून इसी के समय पारित किया गया। काश्तकारी कानून पारित किया गया। ये काश्तकारी कानून क्या था? जो भारतीय किसान थे अब उनको बेदखली से रोका जाएगा, यानी भारतीय किसानों की बेदखली से रोकने का कानून था। बेदखली पर रोक। और किसकी बेदखली? तो किसानों की, ध्यान रखना। इस तरह के वास्तव में 3 कानून पारित किए गए। सबसे पहला कानून इधर लिख लीजिएगा। 3 कानून पारित किए गए। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून लागू किया गया। क्रम से मिलाने के लिए कहा जाएगा, तब समस्या आ जाती है। काश्तकारी कानून तो आपको याद रहेगा कि 1885 में बंगाल में लागू किया गया। ये काश्तकारी कानून लॉर्ड डफरिन के समय आया, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है 1885 के बाद फिर 1886 के वर्ष में ये कानून अवध में लागू किया गया। यानी अवध के क्षेत्र में 1886 में ये काश्तकारी कानून लागू किया गया। 1886 ये अवध के क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद 1887 में इसी के शासनकाल में पंजाब में काश्तकारी कानून लागू किया गया। तो ध्यान रखना, ये 3 काश्तकारी कानून थे। क्रम से दे देगा कि अवध में मैच करिए किस वर्ष लागू किया गया, पंजाब में मैच करिए किस वर्ष लागू किया गया, और बंगाल में किस वर्ष लागू किया गया। तो ये मैच करने के लिए आपसे दे देगा। तो इस तरह करके काश्तकारी कानून थे जिसमें बेदखली पर रोक का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद ये वाला जो चैप्टर था लॉर्ड डफरिन का, बस इतना ही आपको पढ़ना था कि सबसे महत्वपूर्ण घटना तो इसके समय कांग्रेस का गठन था। तो इतना आपको इस शासनकाल में यानी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। लॉर्ड लैंसडाउन लॉर्ड लैंसडाउन ये वायसराय जब बना तो 1888 के वर्ष से 1894
94 तक रहा, यानी ये 6 वर्ष तक रहा भारत में। इसके समय की सबसे प्रमुख घटना थी 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया, यानी इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या रही? दूसरा फैक्ट्री एक्ट। तो हेडिंग डाल करके यहां लिख लीजिएगा, ऐसे पॉइंट बना करके। दूसरा फैक्ट्री एक्ट। दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया? तो 1891 में लागू किया गया। पूछा जाता है दूसरा फैक्ट्री एक्ट किससे संबंधित है? तो दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो था ये महिलाओं से संबंधित है। अगर ऑप्शन में बच्चे भी दिया होगा, महिलाएं और बच्चे, तो दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों के सुधार पर भी बात की गई थी। इसमें कहा गया कि महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलती है, वो 30 दिन काम किया करती हैं, तो ऐसा कुछ प्रावधान करिए कि महिलाओं को छुट्टी की बात की जाए। तो कहा गया महिलाओं के पहले तो घंटे निर्धारित किए गए, इनको भी 9 घंटे ही काम करना था। इसके साथ साथ ही इनको सप्ताह में, महीने में 4 छुट्टियों की भी बात की गई, यानी महिलाओं को अब घंटे निर्धारित किए गए। कहा गया महिलाओं के काम के जो घंटे होंगे वो 9 होंगे, जैसे कि पीछे आपने देखे थे, यानी 9 घंटे ही काम करेंगी। इसके साथ साथ ही इनको भी डेढ़ घंटे का लंच मिलेगा, जैसे कि पहले बच्चों को दिया जाता था। इसके साथ साथ ही कहा गया कि इसमें अब 4 छुट्टी भी दी जाएंगी, 4 छुट्टी भी महीने में इनको दी जाएंगी। तो ये याद रखना, ये माह की बात हो रही है। इसके साथ साथ ही पिछले वाले एक्ट में जो फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के समय, उसमें एक प्रावधान था कि बच्चों के काम की जो एज है वो 12 वर्ष न्यूनतम कर दी गई, लेकिन अब यहां पर 14 वर्ष तक के बच्चों के काम के घंटे निर्धारित किए गए। यानी अब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनके काम के घंटे निर्धारित हो गए और वो तय कर दिए गए कि वो 9 घंटे काम ही सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो 9 घंटे सिर्फ अब यहां पर 14 वर्ष तक के कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम करेंगे 9 घंटे, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा गया कि इसके साथ साथ जो 14 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या मनुष्य हैं, जो भी हैं, वो सब अपने काम स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों और महिलाओं की बात की गई वो की गई है दूसरे फैक्ट्री एक्ट के तहत। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसी के समय जो बजट था एक तरह से कह सकते हैं उस पर बात की गई। 1891 में कहा जाता है कि पहली बार एक तरह से एज ऑफ कंसल्ट बिल पारित किया गया, जो बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से किया गया था, जिसमें बच्चों की शादी से संबंधित चर्चा की गई। इसमें लड़कियों की शादी की एज को घटाया गया, लेकिन लड़कों की शादी की एज पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो पुरानी जैसी ही बनी रही। यानी इसके समय ही बहराम जी मालाबारी के प्रयास से एज ऑफ कंसल्ट बिल लागू कर दिया गया। एज ऑफ कंसल्ट बिल बहराम जी मालाबारी के प्रयास से लागू कर दिया गया, जरा समझिएगा। इसके कुछ प्रावधान हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयास से एज ऑफ कंसल्ट बिल ये लागू किया गया। इस बिल के प्रावधान क्या थे जरा समझना। जो लड़कियां हैं
उसकी आयु की जो सीमा थी वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई, यानी 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके ऊपर लड़की होंगी तभी शादी की जाएगी। ये था एज ऑफ कंसल्ट बिल, जो बहराम जी मालाबारी के प्रयास से लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद में इसका विरोध करने वालों में राष्ट्रवादी लोग ही शामिल थे, जिनमें तिलक का नाम सबसे ऊपर आता है। तिलक ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति से अंग्रेज खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तव में तिलक ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि तिलक चाहते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो अपनी सांस्कृतिक विरासत, यानी भारत धर्म से, कल्चर से, हर रूप में कह सकते हैं अपने धर्म को बहुत बढ़ावा देता है, बहुत मान्यता देता है। तो कहा गया कि धार्मिक रूप से सबको एक साथ लाने के लिए तिलक ने इसका विरोध किया कि लोग धर्म को मानने के कारण शायद इससे जुड़ सकें। और उन्होंने जब इसका विरोध किया तो कई सारे लोग तिलक के पक्ष में भी खड़े हुए। तो इसका विरोध किसने किया है? तो तिलक ने इसका विरोध किया है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जाए अगर एज ऑफ बिल जो कंसल्ट बिल था ये किसके समय लाया गया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय ये बिल 1891 में प्रस्तुत किया गया था। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि 1894 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य इसी के समय एक सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। ध्यान से समझना, 1894 में, 1894 में चलिए इधर ही समझ लीजिए। 1894 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप सबको पहले मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के क्षेत्र पर रूस भी कब्जा करना चाहता था। जरा समझना, ये इधर, ये मान लीजिए अफगानिस्तान है, ये इधर अंग्रेजों का क्षेत्र भारत है, और इसके बाद यहां पर ये रूस हुआ करता था। ये जो अफगानिस्तान था इस पर रूस भी कब्जा करना चाहता था और अंग्रेज भी अपनी जो पकड़ थी वो बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इसको बफर राज्य कहा जाता था, बफर स्टेट कहा जाता था। अंग्रेजों के बारे में अगर पूछा जाए, अंग्रेजों ने किसे बफर स्टेट के रूप में प्रयुक्त किया, तो अफगानिस्तान को, और दूसरा क्षेत्र था तिब्बत। ध्यान से समझना, इन दोनों को बफर स्टेट के रूप में प्रयोग करते थे, क्योंकि तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा तय कर देता था, और इसके साथ साथ ही अंग्रेजों और रूस के बीच का जो क्षेत्र था अफगानिस्तान, ये वास्तव में बफर स्टेट का काम किया करता था। तो अंग्रेजों ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा निर्धारित की इसी समय 1894 में। इस सीमा रेखा का नाम बहुत बार पेपर में पूछा गया, इसे ही डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। डूरंड इस समय ब्रिटिश अधिकारी था जिसने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था, और उसी के नाम पर इसे डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये लाइन इस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य है ही नहीं, क्योंकि जो क्षेत्र भारत और अफगानिस्तान का इस समय 1894 में मिलता था वो वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में है। तो अब ये लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है, भारत अफगानिस्तान का क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज भी पेपर में पूछा जाता है कि डूरंड लाइन किनके बीच है, तो आप भारत और अफगानिस्तान को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये तय उसी भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र के लिए की गई थी। तो डूरंड लाइन जो नाम पड़ा है वो इन्हीं दोनों के लिए पड़ा है। तो इसलिए वास्तविक सत्य यही है कि हम पेपर में तो यही टिक करेंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसी के समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही कहा जाता है 1891 में एक एक्ट तैयार किया गया जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट इसी समय आया है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट
इसी के समय लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। इसके प्रावधानों को हमें समझना है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और इसके क्या प्रभाव रहे, क्या परिणाम थे, क्या इसमें नई चीजें की गई थी, ये भी हमें समझनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स अवश्य बनाइए, चीजों को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस भी खूब करते रहिए। अगर चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो एकदम नई बनी रहेंगी, नहीं तो सब भूल जाएंगे। पेपर के पहले एक एक चीज़ आप समझ लीजिए। अगर कोई समस्या आती है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप तैयार खूब मेहनत से करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप तैयार करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।